सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप सिंह सिविल वॉर रूम एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्गों में। आप जो स्क्रीन पे जो दुर्ग देख रहे हैं, जैसलमेर का किला, तो इस तरह के राजस्थान में जितने भी किले हैं उन सभी दुर्गों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जैसे ये जो पीछे आपको दिया गया है 32 खंभों की छतरी, ये आपके रणथंभौर के दुर्ग में है। इसके अलावा ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये आपके रणथंभौर का दुर्ग है। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप सिंह सिविल वॉर रूम एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के टॉपिक में हम राजस्थान के दुर्ग या किले विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि दुर्ग और किलों से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से आप देखें कि पहला जो प्रश्न दिया गया है वो दुर्गों से संबंधित, तो उसमें पूछ रहा है कि किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो किलों से जो प्रश्न आते हैं उनमें ज़्यादातर किलों की श्रेणियों से संबंधित होते हैं, या फिर वह किला कौन से ज़िले में या वह किला कौन से शहर में स्थित है ये आपसे पूछा जाता है। वो किला किस शासक ने बनवाया, इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं। और उस किले के उपनाम या उस किले के बारे में किसी विद्वान ने क्या कहा है, इस तरह के प्रश्न अक्सर कर किए जाते हैं। तो ज़्यादातर प्रश्न इसमें उसी टाइप के हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। हम एक एक करके इनको देख रहे हैं। पहला प्रश्न हमने पढ़ चुके हैं कि किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। यानी कि बख्तरबंद का आशय है कि वह दिखता नहीं है, दूर से वो ढका हुआ है। बख्तरबंद यानी ढका हुआ है, ठीक है। बाकी सब किले नंगे हैं यानी कि बाकी जो किले हैं वो दूर से दिखते हैं, यानी कि वो ढके हुए नहीं हैं। तो ऐसा कौन सा किला है जिसके लिए बख्तरबंद शब्द कहा गया? तो दोस्तों आपको बताऊं मैं कि बख्तरबंद, ये जो पूरी लाइन है ना कि अन्य सब किले नंगे हैं परंतु यह बख्तरबंद है, तो ये जो लाइन थी ये अबुल फजल ने कही थी। अबुल फजल, ये अबुल फजल अकबर का दरबारी था और इस अकबर के दरबारी अबुल फजल ने ये बात रणथंभौर किले के लिए कही थी। क्योंकि रणथंभौर का किला दूर से नहीं दिखता, और सारे किले जो हैं आपको बहुत दूर से दिखेंगे। कभी आप आमेर जाइए तो बहुत दूर से आमेर आपको दिख जाएगा, जयगढ़ भी काफ़ी दूर से दिख जाएगा, नाहरगढ़ भी बहुत दूर से दिख जाएगा। इसी तरह चित्तौड़गढ़ का किला दूर से दिखता है, लेकिन ये किला नहीं दिखता, ये बिल्कुल नज़दीक जाने पर एकदम से प्रकट होता है, ठीक है। तो इसलिए रणथंभौर के किले के बारे में क्या कहा था? अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह कैसा है? बख्तरबंद। और ये कथन किसका है? अबुल फजल का। चलिए दूसरा प्रश्न है कि रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? तो आप सभी को पता है रणथंभौर दुर्ग का पतन केवल एक बार हुआ था, और वह कौन सी कंडीशन थी? जब हमीरदेव चौहान वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी, या मैं कह सकता हूं दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध चौहान शासक हमीरदेव ने बगावत कर दी थी। उन्होंने एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ का नाम था कोट यजन, जो लगभग अश्वमेध जैसा था। और इस यज्ञ के बाद उसने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था। जब हमीरदेव चौहान ने साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया तो सबसे पहले उनकी तरफ जो अभियान किया वो जलालुद्दीन खिलजी ने किया, जो खिलजी वंश का शासक था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक है, 1291-92 में। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पराजित हो गया, और पराजित होने के बाद वो किले को जीत नहीं पाया। तब उसने कथन कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं इस्लाम के इकबाल के बराबर महत्व नहीं देता। लेकिन 1296 में शासक बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और ये 1299 के बाद जो है रणथंभौर को घेरने का कह सकते हैं अभियान बनाता है। उसका कारण था कि 1299 में जब इसके सैनिक गुजरात को लूट के आ रहे थे तो उनमें 2 मंगोल सेनापति थे, मोहम्मद शाह और कहब्रू। तो मोहम्मद शाह और कहब्रू जो थे उनके संबंध अलाउद्दीन की मराठा चिमना बेगम के साथ थे। जब इस बात का खुलासा होता है तो अलाउद्दीन बड़ा क्रोधित होता है और उन मंगोल सेनापतियों को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजता है। वो मंगोल सेनापति हमीरदेव चौहान के पास पहुंच जाते हैं और हमीरदेव चौहान उनको अपने यहाँ शरण दे देता है। जब हमीरदेव चौहान उनको शरण दे देता है तो हमीरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है? शत्रु हो जाता है। अलाउद्दीन हमीरदेव से उन दोनों को वापस मांगता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर हमीरदेव चौहान उन दोनों सेनापतियों को वापस नहीं करता।
जब वापस नहीं करता है तो युद्ध ठन जाता है। इस युद्ध में बहुत बड़ा विनाश हुआ था, काफ़ी लंबे समय तक ये युद्ध चला था। अलाउद्दीन का भी सेनापति नुसरत खां, जो उसका महत्वपूर्ण सेनापति था, वो मारा गया था और हमीरदेव चौहान भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और ये जो घटना हुई थी ये 1301 में हुई थी, और ये 1301 में कितने जुलाई को हुई थी? 11 जुलाई को हुई थी। यानी कि 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग का पतन हुआ और इस समय रानी रंग देवी ने जौहर किया। जौहर भी हुआ, केसरिया भी हुआ। केसरिया किसने किया? हमीरदेव ने। इसे कह देते हैं राजस्थान का पहला साका। पहली ऐसी घटना थी जहाँ केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। कहाँ? रणथंभौर में। कब हुआ? 11 जुलाई 1301 को। इसे कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग का पहला शाका। क्लियर है दोस्तों? तो हमने ये 2 प्रश्न पढ़े हैं, चलते हैं आगे की तरफ। तीसरा जो प्रश्न है वो है त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। देखो दोस्तों, ये पूरी जो कहावत है वो इस तरह से है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलत फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि जो सिंह शवन यानी कि शेर जिसको निशाना बना लेता है, एक बार तय कर लेता है कि मुझे इसे निशाना बनाना है, इसको मारना है, इसको खाना है, इसको शिकार बनाना है, तो वह उसको लक्ष्य को पूरा करता है। इसी तरह सतपुरुष वचन यानी कि जो सत्य बोलने वाले पुरुष होते हैं, वो जो वचन दे देते हैं वो पक्का होता है। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलत फलत एक बार, और केला अपने जीवन में केवल एक बार फल देता है, केला का वृक्ष। उसी तरह त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। उसी तरह किसी महिला पर भी दूसरी बार तेल नहीं चढ़ता। इसी तरह हमीर ने भी जो हट कर लेता है उस हट पर आतुर होता है। यानी कि हमीर जो तय कर लेता है वह उसे पूरा करता है। तो ये जो हमीर हट जो है, ये एक ग्रंथ भी लिखा था चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ये बूंदी के राज कवि रहे थे चंद्रशेखर। इन्होंने हमीर हट नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। तो ये क्या है? त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के लिए शासक से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया अभी, हमीरदेव चौहान से संबंधित है। और हमीरदेव चौहान कहाँ के राजा थे दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था रणथंभौर दुर्ग के राजा थे। क्लियर है? तो तीसरा प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। चौथा प्रश्न है कि भटनेर किला स्थित है। भटनेर किला स्थित है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, भटनेर का किला भूपत भाटी ने 3री शताब्दी में बनवाया था। 3री शताब्दी, ठीक है, 3री शताब्दी में बनवाया। घग्गर नदी के किनारे ये किला बनवाया गया था। और इस भटनेर के किले को 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन जीता। बीकानेर के राजा का नाम क्या था? सूरत सिंह। उन्होंने इसे मंगलवार के दिन जीता। और मंगलवार का दिन किनका होता है? हनुमान जी का। इसलिए किला किस नाम से जाना गया? हनुमानगढ़। किस नाम से जाना गया? हनुमानगढ़। इसीलिए भटनेर का किला जो स्थित है वो कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर के किले को ही क्या कहा गया? हनुमानगढ़ कहा गया। क्लियर है? इस तरह से चौथा जो प्रश्न है, भटनेर का किला स्थित है, तो कहाँ स्थित है? आप जवाब देंगे हनुमानगढ़। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 5वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। पांचवा प्रश्न है कि जलदुर्ग कहाँ है? ठीक है, तो जलदुर्ग कहाँ है आपको पता है? तो राजस्थान में कई जलदुर्ग देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध जलदुर्ग है वो है गागरोण। राजस्थान में जो सबसे प्रसिद्ध जलदुर्ग है वो है गागरोण। और इसके बाद द्वितीय स्थान आता है भैंसरोड़गढ़ का। भैंसरोड़गढ़। गागरोण का किला झालावाड़ जिले में पड़ता है और भैंसरोड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। अब ये जो गागरोण का किला है ना दोस्तों, ये गागरोण का किला काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? काली सिंध नदी और आहू नदियों के संगम पर है। इसी तरह भैंसरोड़ का किला जो है ये चंबल व बामनी नदियों के संगम पर है। बामनी या इसको हम कह सकते हैं ब्राह्मणी। बामनी और ब्राह्मणी नदी एक ही बात है, ठीक है। तो भैंसरोड़ का किला
चंबल और बामनी नदियों के किनारे है और गागरोन का किला काली सिंध व आहू नदियों के किनारे है। अगर इस तरह से प्रश्न आपसे करे राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है तो आपको जवाब क्या देना है, गागरोन। ठीक है, और राजस्थान का वेल्लोर अगर पूछता है तो आपको जवाब देना है भैंसरोड़गढ़। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है कि जल दुर्ग कहाँ है, तो जल दुर्ग पहला ऑप्शन है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, तो ये बिल्कुल सही है। पिछोला झील में, तो पिछोला झील में कोई किला नहीं बना हुआ है। गंभीरी नदी पर, तो गंभीरी और बेड़च दो नदियां हैं जिनके संगम पर एक किला बना हुआ है और उस किले का नाम क्या है, चित्तौड़गढ़, वो भी राजस्थान के जल दुर्गों में शामिल है। और चंबल नदी पर, तो चंबल नदी पर तो कई जल दुर्ग हैं। ठीक है, जैसे कोटा का किला भी चंबल नदी पर ही है, इसके अलावा भैंसरोड़गढ़ का किला भी चंबल नदी पर है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो ज़्यादा सटीक बैठता है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। ठीक है दोस्तों, तो जल दुर्ग कहाँ है, तो जल दुर्ग है झालावाड़ में, गागरोन में, और वो कौन सी नदियों के संगम पर है, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है कि देखो ये प्रश्न कब आया है, ये 2011 में प्रश्न पूछा था, उस टाइम ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न था। इसको मैं वर्तमान के हिसाब से आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा। अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है उनकी संख्या है। तो दोस्तों ये जो किले थे, ये 7 जो किले हैं, इनको यूनेस्को में विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए राजस्थान से भेजा गया था। लेकिन दोस्तों इन 7 में से केवल 6 किलों को ही मान्यता मिली और 6 किलों को 2013 में, कब, 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। और राजस्थान के ये 6 किले कौन कौन से थे, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखना, चीकू, गाजर और आम। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, इनसे हमें याद हो जाएगा कि कौन कौन से किलों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो चीकू, गाजर और आम। चीकू, ची से क्या बन जाता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़, और कू से बन जाता है कुंभलगढ़। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़। गा से दोस्तों गागरोन, और जै से बन जाता है जैसलमेर। रा से बन जाता है रणथंभौर, और आम से बन जाता है दोस्तों आमेर। इस तरह से ये 6 किले ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने 2013 में किस में शामिल किया है, अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। लेकिन प्रस्ताव कितने का भेजा गया था, 7 किलों का भेजा गया था। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ यूनेस्को से राजस्थान में 3 ही चीज़ें शामिल हैं। एक तो किले, ठीक है, दूसरा है आपके किले कितने, 6, आपको मैंने बता दिया अभी 2013 में ये शामिल हुए थे। इसके अलावा एक है जंतर मंतर जो जयपुर में है, ये भी यूनेस्को में शामिल है। और ये कब शामिल हुआ दोस्तों, ये शामिल हुआ आपके 2010 में। इसके अलावा एक और ऐसे ही फोर्ट है, मतलब एक ऐसी इमारत है जो इसमें शामिल है, और उस इमारत का नाम है दोस्तों जयपुर का परकोटा। जयपुर का परकोटा, जयपुर परकोटे को 9 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो जयपुर का परकोटा 9 जुलाई 2019 को शामिल हुआ, जंतर मंतर 2010 में शामिल हुआ, और ये जो 6 किले हैं ये 2013 में शामिल हुए। इसके अलावा जैसे केवला देव को भी यूनेस्को ने शामिल कर रखा है, वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ स्थापत्य की बात कर रहा हूँ। तो प्रश्न हमारा बिल्कुल सटीक बैठता है कि कितने प्रश्न जो है कितने किलों को भेजा गया था, तो 7 किलों को भेजा गया था जिनमें 6 को मान्यता मिली। और वो 6 किले कौन कौन से थे, तो मैंने आपको बता दिया, चीकू गाजराम से ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, रा से रणथंभौर, और आम से आमेर। ठीक है, इस प्रकार ये 6 किले जो हैं ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में दोस्तों शामिल कर लिए गए। चलिए आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां जो प्रश्न है वो है सोनारगढ़ दुर्ग है। तो सोनारगढ़ जो दुर्ग है या सोनार जो किला है, इस पर एक फिल्म भी बनी है, सोनार किला, सत्यजीत राय ने बनाई है। सोनार किला, ये फिल्म किसने बनाई है, सत्यजीत रे। ठीक है, ये ध्यान रखना किस दुर्ग पर फिल्म बन चुकी है, तो वो सोनार किला है या सोनारगढ़ है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जैसलमेर के नाम से भी जानते हैं। तो जैसलमेर का किला जो है, इस जैसलमेर के किले को सोनार किला कहा जाता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्वर्णगिरी। सोनार क्यों कहते हैं, सोने जैसा रंग लगता है इसका, तो स्वर्णगिरी दुर्ग। ठीक है, इसके अलावा और एक नाम है इसका त्रिकूटगढ़। त्रिकूटगढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है,
त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, त्रिकूटगढ़। देखिए ये रहा, ये जो आपको दिख रहा है पीछे, ये कौन सा किला है, ये आपके जैसलमेर का किला है, ठीक है। और ये सामने पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी, इसके ऊपर बना हुआ है। और बगलों में जो क्या है, रेत के टीले हैं। अब रेत के टीलों के बीच एक किला बना हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, इसलिए हम इसे कह देते हैं धानवन दुर्ग। तो जो किले रेत के टीलों के आसपास बने होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, धानवन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। धनु, धनु का मतलब होता है मिट्टी से, क्लियर है। तो जिनके चारों तरफ मिट्टी के रेत के टीले होते हैं उन्हें धनु या धानवन दुर्ग या धनु दुर्ग या धनव दुर्ग कहा जाता है, कई नाम तो करते हैं। चलिए 8वां जो प्रश्न है वो है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है। तो आपको पता है कुंभलगढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो सबसे ज़्यादा दूरी में फैला हुआ है। और कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, इसकी जो परिधि है वो 36 किलोमीटर की परिधि है। और इसकी परिधि की जो मोटाई है दोस्तों वो 7 मीटर है, 7 मीटर की मोटाई है, जिस पर एक साथ 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं बराबर में, ठीक है। इतनी मोटी दीवार हमारे पूरे भारत में कहीं नहीं है। चीन की दीवार के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, इसलिए इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार कहते हैं दोस्तों किसको, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को, ठीक है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है काफ़ी लंबा चला, 1453 से 1458 तक, लगभग 5 साल तो इसमें ये महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया। और इसका जो शिल्पी था उसका नाम था मंडन। मंडन के द्वारा महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर। अगर इसके मूल निर्माता की हम बात करें, कुंभलगढ़ दुर्ग के मूल निर्माता की, तो वो थे मौर्य शासक समप्रति, अशोक के पोते थे ये समप्रति, इन्होंने इसको बनवाया था। लेकिन इसके ध्वंसावशेषों पर कुंभा ने मंडन के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया, 1453 से 1458 के बीच करवाया गया। ये किला 13 पहाड़ियों को घेर कर बनाया गया है, 13 पहाड़ियों को घेर कर बनाया गया है। उन पहाड़ियों में प्रमुख हैं गंधमादन, नील, श्वेत, हेमकूट, ये प्रमुख पहाड़ियां हैं जिनको घेरा गया है, ठीक है। तो 13 पहाड़ियों को घेर कर 36 किलोमीटर परिधि में और 7 किलोमीटर इसकी 7 मीटर क्या है इसकी मोटाई, जिस पर एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं, ऐसा एक किला बनवाया गया जो हमारे राजस्थान और पूरे भारत के लिए एक गौरव का विषय है, ठीक है। तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। इस तरह से हमने इस 8वें प्रश्न को हल कर लिया है। चलते हैं आगे। नवा प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है, ठीक है। इतिहास प्रसिद्ध किला है सिवाना का। 1308 में यहाँ पर एक प्रसिद्ध साका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालौर के शासक कानड़ देव के पुत्र वीरम देव से अपनी पुत्री के विवाह के लिए चर्चाएं शुरू की, तो वीरम देव दिल्ली छोड़ करके भाग आता है। और जब दिल्ली छोड़ करके वो भाग आता है तो तय हो जाता है कि जालौर और अलाउद्दीन खिलजी यानी कि दिल्ली सल्तनत और जालौर के चौहानों में युद्ध होगा। तो जालौर का जो शासक था कानड़ देव चौहान, उसका भतीजा शीतल देव चौहान यहाँ का शासक हुआ करता था। शीतल देव चौहान, या किसी पुस्तक में आपको सातल देव भी मिल सकता है, सातल देव चौहान। राजस्थान में 2 सातल हुए थे। एक सातल जोधपुर से संबंध रखते हैं, जोधपुर के राजा थे जिन्होंने घुड़ले खां को मारा था, जिसके उपलक्ष्य में घुड़ला त्यौहार जो है मनाया जाता है, ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो वो जो घुड़ले खां को मारा था वो सातल राठौड़ थे और ये सातल चौहान है। ये सातल देव चौहान इतनी बड़ा विशाल शरीर था इनका कि जब इनको दिल्ली ले जाया गया इनके मरने के बाद, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको देख करके कहा था कि क्या ये इंसान है, यानी कि इनका शरीर जो था वो बहुत ही विशाल आकार का था। तो शीतल देव चौहान या सातल देव चौहान के लिए प्रसिद्ध है। 1308 में शीतल देव चौहान जब इनके दुर्ग के अंदर भांडेलाव तालाब यानी कि जो एकमात्र जल स्रोत था पानी पीने का, उसमें गौमांस मिला दिया जाता है भाईले पवार के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में इनको किला छोड़ना पड़ता है और केशरिया करना पड़ता है और इनको युद्ध करना पड़ा। और युद्ध जो हुआ वो बाड़मेर में हुआ था, सिवाना में हुआ था, ठीक है। हल्देश्वर की पहाड़ी पर एक किला बना हुआ है सिवाना का, और ये सातल देव चौहान के लिए प्रसिद्ध है। हल्देश्वर की पहाड़ी पर, हल्देश्वर की पहाड़ी, ठीक है। अगर इस दुर्ग के निर्माता की मैं बात करूं तो सिवाना जो दुर्ग है ये वीर नारायण पवार ने बनवाया था। वीर नारायण पवार निर्माता कौन था सिवाना के किले का?
वीर नारायण पवार। और सिवाना के दुर्ग को बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है। इसे राजस्थान का कुमट दुर्ग कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर कुमट झाड़ी पाई जाती है। इसे राजस्थान का तोरण दुर्ग कहते हैं, जो महाराष्ट्र के तोरण दुर्ग से साम्यता रखता है इसलिए तोरण दुर्ग कहते हैं। इसे राजस्थान जालौर के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मारवाड़ के शासक, जो मारवाड़ के शासक हुआ करते थे, राठौड़ शासक जोधपुर के, उनकी ये शरण स्थली था, यानी कि जब उनको कभी संकट पैदा होता था तो वो सिवाना पहुंच जाते थे। ठीक है, तो सिवाना एक प्रसिद्ध किला रहा हुआ है और इसमें लगभग 2 साके हुए थे। पहला साका तो 1308 में हुआ था और दूसरा साका लगभग 1574-75 में हुआ था, जब कल्ला राय मलोत चंद्रसेन का जो भतीजा था वो यहाँ पे शासन कर रहा था और अकबर की सेना वहाँ जाती है चंद्रसेन को ढूंढते हुए, तब इनमें एक भयंकर युद्ध होता है। राय सिंह इस युद्ध में सेनापति हुआ करता था। चलिए दोस्तों, तो नवा प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस किले में है? तो आपको किस जिले में है? तो आपको क्या जवाब देना है? बाड़मेर जिले में, 56 की पहाड़ियों में। ठीक है, 56 की पहाड़ियों में जो मूल पहाड़ी है वो हल्देश्वर की पहाड़ी है, वहां पे है। 10वां प्रश्न है कि किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तारागढ़ के नाम से 2 किले राजस्थान में जाने जाते हैं। पहला किला वह तारागढ़ है जो तारे के समान दिखता है, तारे के समान दिखने के कारण तारागढ़ कहलाया। और एक ऐसा किला है जो किसी शासक ने जीतने के बाद अपनी पत्नी तारा के नाम पर उसका नाम तारागढ़ रखा। तो जो पत्नी के नाम पर जो तारागढ़ रखा गया था वो अजमेर का किला था, अजमेर का किला। महाराणा सांगा के बड़े भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया, और उन्होंने इसको जीत लिया था अजमेर के किले को, और अपनी पत्नी तारा सोलंकी थी, उस तारा सोलंकी के नाम पर उसका नाम तारागढ़ रखा था। और दूसरा जो किला है वो तारे के समान दिखता है क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर है कि कैसा दिखता है? तारे के समान दिखता है। इसे तिलिस्मी किला भी कहते हैं दोस्तों, तारागढ़ के साथ साथ इसे तिलिस्मी कहते हैं। तिलिस्म क्यों कहते हैं तिलिस्मी? क्योंकि ये तिलिस्म यानी कि जादू के समान है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर किला बनाना असंभव प्रतीत होता है, और वहां पे एक किला बनाना, और काफी सुंदर किला बनाना एक बड़ी बात रही थी। बरसिंह हाड़ा ने इस किले का निर्माण करवाया था, बूंदी के किले का। और एक विद्वान हुए रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग के बारे में देखो तो मानो ऐसा लगता है कि इस दुर्ग को भूतों व प्रेतों ने बनाया हो, क्योंकि भूतों प्रेतों का आशय था कि इतनी ऊंचाई पर मनुष्य जो है वो तो पत्थर लेके जा नहीं सकता, और इतने बड़े बड़े पत्थरों से किला बनाना आसान नहीं था, इसलिए इसे भूतों व प्रेतों द्वारा निर्मित किला बताया जाता है। साथ ही एक किला है जोधपुर का किला, उसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि मानो इसे परियों व फरिश्तों ने बनाया हो, यानी कि देवी देवताओं ने बनाया हो। ठीक है, इस तरह की कहावतें या इस तरह के कथन रुडयार्ड किपलिंग ने 2 कथन कहे थे, एक बूंदी के बारे में और एक जोधपुर के बारे में। चलिए, प्रश्न जो है हमारा वो था कि किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको जवाब दिया है, बूंदी के किले को किस नाम से जाना जाता है? तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर बताइए।